हाय गुड इवनिंग, दिस इज कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है जी इसमें टू पॉइंट्स हैं। उस पे जो है वो मैं मोस्ट जो है कमेंट्स करूंगा वो है जी ये जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके जब आप रिफ्यूजी का स्टेटस आप अप्लाई करते हैं या आपको रिफ्यूजी का स्टेटस जो मिलता है तो फिर आप उस ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप कहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। एक तो ये है पॉइंट जी। और सेकंड ये है कि ये जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर आप अगर हैं और उसके बाद आप मैरिज कर लेते हैं स्पाउस वीज़ा पे, क्या आप शिफ्ट कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं? और फिर आपके स्किल्ड वर्कर वीज़े का क्या बनेगा और क्या वो आपको उसके ऊपर जो है वो टाइम पूरा करना आपके लिए लाजम है कि नहीं। ये दो पॉइंट्स के ऊपर तफसील में बात करेंगे। लेकिन एक और मैं बात आपको बताता जाऊँ, बाज़ का मेरी जो डेली, चूंकि मैं ऑब्वियसली डेली वन वीडियो जो होती है वो लेटेस्ट लॉ के ऊपर जो है वो मैं अपडेट आपको दे रहा होता हूँ। और फिर जो डेली रोज़मर्रा की लाइफ में जो सारे दिन में मेरे साथ कोई ना कोई वाकया हुआ होता है, कोई इंसिडेंट होता है, उसको टेक्निकली तौर पे मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर सेकंड, जो मेरे क्लाइंट्स के साथ जो है वो कुछ हुआ होता है या हमारे कोलीग्स वकील जो होते हैं दोस्त उनके क्लाइंट्स के साथ हुआ होता है, तो हम लोग फिर आपस में जो कमेंट्स करते हैं, आपस में हम लोगों का जो ग्रुप होता है वहाँ पे जो अपडेट्स आती हैं एक दूसरे के साथ, उसको मैं अपने एक्सपीरियंस और बाकी वकीलों का, क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, आपको नॉलेज देने के लिए, आपको अवेयरनेस देने के लिए। और मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस नॉलेज देना होता है। सो इसमें डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें किसी क्लाइंट की प्राइवेसी जो है वो हमें बिल्कुल अलाउ नहीं होता कि वो हम शेयर कर सकें, और ना ही वो हम करते हैं। इसलिए ना किसी का क्लाइंट का नाम, किसी का कोई ऐसी स्टोरी या कोई भी चीज़ वो आपके साथ बाय लॉ किसी भी वकील को अलाउ नहीं होता, और ना ही हम वो करते हैं। सिर्फ इसलिए रैंडमली जो है वो किसी और अंदाज में जो है वो आपको एक नॉलेज दे दिया जाता है ताकि आपको अवेयरनेस मिल जाए। पहला आज की अवेयरनेस ये है कि बहुत से लोगों ने जो है सभी लोग फेक या इस तरह के नहीं होते, लेकिन बहुत से लोगों के साथ जो है वो हाथ हो जाता है। हम उनकी मैं बात कर रहा हूँ। बहुत से लोगों ने जौन से भी वो वीज़े पे थे यूके में या वीज़े पे नहीं थे, ओवरस्टे थे, इलीगल थे, इलीगल थे, स्टूडेंट थे, जो भी उनकी पोजीशन थी, उसके बाद उन्होंने यूरोपियन के साथ जो था वो ब्रेग्जिट से पहले उन्होंने शादी कर ली। तो जो ही उन्होंने शादी की, बहुत से लोगों के साथ जो थे फिर वो अनफॉर्चुनेटली हादसा जिसको कहेंगे हादसे हो गए। बहुत सी दोस्तों की जो बेगमात थी, वाइफ जो थी, गर्लफ्रेंड जो थी, बल्कि मैं वो कल भी एक मेरे जो क्लाइंट ही थे वो मुझे फ़ोन पे बात कर रहे थे। कहते जी वो आपने पिछली एक वीडियो में कहा कि दही लैन गई थे वापस नहीं आई, और वो फिर किसी और वीडियो में मैंने कह रही है, मैं कहा जी घरों दही लैन गई तो अगों बीयर का कैन लैके तो अगों कितने और गायब हो गई। तो उस वो कह रहे जी हम वो वीडियो आपकी देख रहे थे तो बड़ा हंसते रहे हम। देखिए ये बाज़ का प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं जो लोगों के साथ बीती होती हैं, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज के साथ जो है वो बयान कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा चले, चेंज सा भी लगे। और ये वो बात तो सच है। वैसे वो किसी ने किया, मोटरसाइकिल पे था ना, मोटर बाइक जो चलती है इंडिया पाकिस्तान, वो पिछे उन्होंने नाल अपनी कोई दूजी बिठा ली ना, तो कहता किसी ने उन्होंने पुलिस वाले ने स्टॉप कर लिया रस्ते च। उन्हें कहा जी तेरी की लगती, तो उन्हें कहा जी जिंदों ब्रेकर आउंदा है या मैं जो झटका लगता है ना तो पिछों थोड़ी जी नाल लगती है। तो वो बात कर ये है कि वो पिछले थोड़ी जी नाल लगती है। बहुत से लोगों ने जो यूरोपियन के साथ मैरिजेस की हुई थी, उसमें जो है वो उसमें ऐसा ही हुआ कि वो पुराना बॉयफ्रेंड की याद आ गई तो वो वापस चलेगी, तो माँ प्यो की याद आई तो वहाँ पे चलेगी। यहाँ पे इन्होंने बेनिफिट्स पे तंग किया तो तब भी वो छोड़ गई। फिर उसके बाद वो चूंकि डील ही ऐसी की हुई थी कि लैवी तो मैंने 100 पाउंड महीना देना है या हफ्ता देना है, और रात में तू जी है एक शवाज की एक बोतल भी लैके आनी है, ब्लैक लेबल लैके आनी है। तो शुरू में तो मस्ती दे लै आते लै भी यदी वजह तो सानू पासपोर्ट लभना चाहिए वो सारा ना। तो उसके बाद वो फिर हौली हौली बेल्स के उत्ते आ जाते हैं, फिर हौली हौली अपना बीयर के उत्ते बीयर के कैना पर आ जाते हैं। सो जो ही वो बीयर के कैन पे आते हैं वो कहते लै कितों शुरू होया 40 पाउंड की ब्लैक लेवल तो कितने तो 99 पेंस के बीयर के कैन पर आ गए, हूँ तो तेन छड्डना ही बंद है।
क्या तेरे नाल आई तो बाहर नहीं रहना, सो इसलिए वो छोड़ दी। सर चलिए, वो अब मेन इसमें पॉइंट तो अब ये है बताने वाला कि अगर आपके साथ ऐसा हादसा हो चुका हुआ है, या चलिए जेन्युइन डोमेस्टिक वायलेंस के आप विक्टिम हुए, या आपकी वाइफ के साथ अब आप सेपरेशन आपकी होगी या डिवोर्स आपकी होगी है, या उनके साथ आप नहीं चल पा रहे थे, या वो वैसे ही चली गई हैं, तो अब आप ट्रैवल अगर आप करेंगे तो बहुत से लोग जो हैं जिस वक्त वापस यूके में आ रहे हैं, यहाँ से तो इमिग्रेशन सिस्टम नहीं होता, एग्जिट कंट्रोल नहीं है, यहाँ से चले गए आप बैक होम चले गए, इंडिया गए, पाकिस्तान गए, जहाँ पे भी गए वहाँ पे भी आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जहाँ वहाँ से जब आप वापस निकलेंगे वहाँ से भी कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप यूके बॉर्डर एजेंसी यूके में वापस आएंगे वो फिर पूछेंगे हाँ जी भाईजान कितने ਤੁਹਾਡੀ बेगम, फिर आप कहेंगे कि जी वो बेगम तो जो वो तो ये तो वो तो, जब आप ऐसे करेंगे ना तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप हिंदी में सॉन्ग गाने लगे हैं कि ये तो वो कहेंगे भाई साहब ऐसा तो नहीं होगा। फिर जो अंग्रेज़ भी बैठा होंगे ना वो भी ਤੁਹਾਡੇ वो पंजाबी च गाना ਕੱਢ ਦਿਆਂ ਹੁੰਦਾ दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ना, तो वो उसको भी समझ आ जाती है कि ले भी क्या, वो फिर कहते हैं जी बात कराओ अपनी ना, जो वो कहता है जी वो मेरी बेगम तो स्लोवाकिया चली गई है, रोमानिया चली गई, मेरी बेगम तो बुल्गारिया चली गई, वो कहने जी जिथे भी गई फ़ोन मिला, वो पता चलता है कि बेगम तो है ही कोई नहीं। और जब वो बेगम नहीं होती उनको डिटेन कर लेते हैं। जब वो आपको डिटेन करेंगे तो उसके बाद इसका मतलब है कि पिछला फौरी तौर पे इमीडिएट बेसिस के ऊपर आपका वीज़ा जो है वो कर्टेल करेंगे, कैंसिल करेंगे। जो ही वो कैंसिल करेंगे फिर वो आप कहेंगे कि नहीं जी मैं तो इतने अरसे से यहाँ पे रहता था, मेरी जॉब्स है, फलां है, ये है, वो है, फिर वो आपको इमिग्रेशन बेल देंगे। अब क्या हुआ, बच गए आप, एयरपोर्ट से बाहर भी निकल आए आप, लेकिन जो डैमेज आपने अपने आप को कर लिया कि आप तो डिटेन हो गए, नंबर 1। नंबर 2, आप इमिग्रेशन बेल पे आप आ गए। अब बाहर निकल के सामना क्या करेंगे, पता नहीं आप कब से पहले वीज़ा आपके पास नहीं था, कब से पहले भी आप मुश्किल में थे, तो अब जो है आप नई एप्लीकेशनें फाइल करेंगे, नई ग्राउंड्स तैयार करेंगे और आप जीरो पे खड़े होंगे। शून्य पे जिसको कहते हैं ना, वहां पे खड़े होंगे। इसलिए अगर किसी की कोई ऐसी सिचुएशन है, टेक एज सुन एज पॉसिबल लीगल एडवाइस लीजिए। रीटेन्ड राइट ऑफ रेजिडेंस का अगर आपका राइट बनता है तो वो केस फाइल कीजिए। एक आपके अगर लड़ाई झगड़ा था तो डीवी की एप्लीकेशन फाइल कीजिए। अगर आपकी डिवोर्स हो चुकी हुई थी तब भी लीगल एडवाइस लें, या सेपरेशन होगी, लीगल एडवाइस लेके अपने मामला को जो है वो सीधा कीजिए। अदरवाइज जो है वो एयरपोर्ट पे वापस आएंगे तो वो आपको सीधा कर देंगे। अच्छा चलिए, ये पहला पॉइंट ये आ गया जी कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है, ब्लू पासपोर्ट है अगर आपके पास, और इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है ब्लू पासपोर्ट में और रेड, ये जो रेड पासपोर्ट है उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है, और डू दे नीड अ वीज़ा टू गो टू दी ईयू कंट्रीज या नॉन ईयू कंट्रीज में जो है आप ट्रैवल कर सकते हैं अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, रेफ्यूजी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, या नहीं कर सकते, और इसका ब्रेग्जिट के बाद जो है वो इसका क्या इफेक्ट हुआ, ये था सवाल। लेकिन इसको ऑब्वियसली सेम सवाल तो नहीं मैं पढ़ रहा, मैं आपकी अवेयरनेस के लिए इसको थोड़ा सा खलार के जो है ना वड्डा करके इसको मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। देखिए ये जो 1951 का जो जिनेवा कन्वेंशन जो हुआ, जिसके मुताबिक जो है कोई भी शख्स जब असाइलम क्लेम करता है या इनसे प्रोटेक्शन मांगता है सेफ कंट्री से, इसमें यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल है, इसमें यूके भी शामिल है, तो अकॉर्डिंग टू 1951 जिनेवा कन्वेंशन जिस वक्त आपकी एप्लीकेशन को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर वो आपको रेफ्यूजी डॉक्यूमेंट्स जो है वो दे देते हैं। एक तो वो डॉक्यूमेंट्स को ब्लू डॉक्यूमेंट्स भी कहा जाता है, ब्लू पासपोर्ट भी कहा जाता है, बहुत से लोग इसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, बहुत से लोग इसको ब्लू पासपोर्ट कहते हैं, लेकिन ये जो इशू किया होता है ये 1951 जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक होता है। ये तो उसका आ गया। अच्छा, अब ये अगर हम रेड पासपोर्ट की बात करते हैं तो फर्दर ये हुआ था कि 51 के बाद 1954 में जो था ये जो जिनेवा कन्वेंशन जो सेकंड वाला जब हुआ, जिसको यूएन कन्वेंशन भी कहा जाता है, तो उसमें जो था कि जो स्टेटलेस लोग थे या जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स किसी भी तरह के नहीं थे, तो उस स्टेटलेस की बेस के ऊपर जब आपको, स्टेटलेस मीन कि आपका कोई स्टेट नहीं है, तो उसकी बेस के ऊपर जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है और फिर आपको जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं उसको रेड कलर की वो एक पासपोर्ट कह लीजिए, आप उसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स कह लें, जो भी आप कह लें, अब उसकी बेसिस के ऊपर अगेन जब भी आप अगर आप ट्रैवल करना चाहें तो जिस दिन आप चेक वो करें, उस चूँकि टाइम टू टाइम चीज़ें उसमें चेंज होती रहती हैं, सो उसमें आप चेक कीजिए कि क्या आपको वो अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे कि उस कंट्री में। लेकिन जो नॉर्मली जो अकॉर्डिंग टू 1951 जिनेवा कन्वेंशन है उसके मुताबिक लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं आप उसमें कुछ मैं नाम मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो उसमें जैसे ये स्पेन है, फिर उसके बाद ये आपका अंडोरा आ गया, क्रोशिया आ गया, बेल्जियम आ गया, स्लोवेनिया आ गया, जर्मनी आ गया, फिनलैंड आ गया, ये सारी कंट्री जो हैं रेफ्यूजी
ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं तो आप वहाँ पे 90 डेज़ के लिए जो है वो आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 90 डेज़ से ज़्यादा ट्रैवल करना चाहें तो फिर आपको उस कंट्री का बाकायदा जो है वो वीज़ा लेना पड़ता है। इसमें फिनलैंड जो है, फिनलैंड और ये थाईलैंड जो है, थाईलैंड भी इसमें शामिल है इस ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वाली लिस्ट में। जाओ थाईलैंड जाओ, उत्थे जाके मसाज वगैरह भी आप करवा सकते हैं। तो जरा ध्यान ना जाना, वहाँ पे बेबी बॉय भी फिरते हैं ना, वो कई वेखन च लग रहे होंगे ने कुड़ियाँ, तो अगों कुड़ियाँ नहीं निकलती हैं, तो इस वास्ते ज़रा फिर वैसे भी अच्छा, वैसे शरीफ आदमी वैसे भी अगर चला जाए ना कोई भी बंदा थाईलैंड, अगला बंदा उधर तो शक ही करता है। और आप यकीन कीजिए वहाँ पे मस्जिदें भी हैं, वहाँ पे मंदिर भी हैं, वहाँ पे गुरुद्वारे भी हैं, और वहाँ पे बड़ी इंसानियत भी है और बड़ा सारा कुछ नॉर्मल भी है। लेकिन एवं बदनाम किया होया जी थाईलैंड, जोड़ा जाएगा जी पता नहीं मसाज कराने गया, ऐसा नहीं। अच्छा फिर अच्छा, इसमें अगर हम ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उसमें ये जो जैसे टर्की है, अगर आप इसका ई वीज़ा निकालना चाहें तो ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ई वीज़ा वो आपको नहीं देता है। इसी तरह जो दुबई है, यूएई जो है, वो भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहते हैं ये आप नॉर्मल एम्बेसी के थ्रू जो है वो वीज़ा अप्लाई करें। कतार जो है ये अब जैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट या बाकी पासपोर्ट के ऊपर बेशुमार कंट्रीज़ के ऊपर जो है, कतर जिसको दोहा, वहाँ पे वीज़ा जो है वो ऑन अराइवल है या ऑनलाइन वीज़ा ई वीज़ा मिल जाता है। लेकिन ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं जी आप एप्लीकेशन फाइल करें। बहरहाल हर कंट्री का एक अपने रूल्स हैं, रेगुलेशन है। सो इसलिए ये कहना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जी कि उन्होंने क्यों ऐसा किया होगा। अच्छा, ये तो आ गया जी उसका पॉइंट। और ये जो सेकंड सवाल था कल किसी ने भेजा हुआ था, तो उसके ऊपर हमने, अच्छा मुझे बड़ा अफसोस होता है बाज़ आप लोग सवाल पूछते हैं और एक तो हर वीडियो नहीं देखी होती, ये तो मुझे पता चल जाता है। फिर नीचे आप सवाल जब छोड़ते हैं वहाँ पे सवाल का आपको लिखा जाता है कि जी कि आपका ये सवाल नेक्स्ट हम वीडियो में शामिल कर लेंगे। आपको इतनी तौफीक नहीं होती कि वहाँ पे आप रिप्लाई में दे दें। शुक्रिया जी, थैंक यू, आपने टाइम निकाला, आपका ये आपने दिया रिप्लाई। फिर कम से कम जिस वीडियो पे आपका सवाल का जवाब दिया होता है वहाँ पे कम से कम थोड़ा सा जो है वो लिख दिया करें कि जी शुक्रिया जी, कम से कम आपने टाइम निकाला या हमारे लिए इस सवाल का जवाब दे दिया। सो क्या करें, हम लोग बेइस कौम हैं और शुक्र तो हम में है ही नहीं। क्या करें, हम पे शुक्र तो है ही नहीं। लेकिन मैं भी बाज नहीं आऊँगा, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से। मेरी तो आदत है, मैं तो जो मैं काम करता हूँ मैं करता ही हूँ जो खुल के। अच्छा, सवाल क्या था जी कि स्किल्ड वर्कर जो वीज़ा होल्डर है आफ्टर मैरिज क्या यूके में स्पाउस वीज़े के ऊपर स्विच कर सकता है? द आंसर इज़ यस। अगर आपके पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, चाहे वो केयर होम का वीज़ा है या नॉर्मल स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, आप अगर यूके में आप अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड कर लेते हैं, फिर आप स्पाउस वीज़ा की जो एप्लीकेशन डालते हैं, तो बिल्कुल आप स्विच करके आप स्पाउस के वीज़े पे आ सकते हैं। और क्या इन यूके कैन दे लीव स्पॉन्सरशिप जो है, आप स्पॉन्सरशिप को लीव कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन उस कंपनी से देखनी पड़ेगी कि क्या आप, उनको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो गवर्नमेंट को, इमिग्रेशन को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर अगला आपने पॉइंट लिखा था 5 years ऑन अ मैंडेटरी टू कंप्लीट दी 5 years जो है, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के 5 years के एग्रीमेंट की, तो उसकी जब आपने स्विच कर लिया और कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपने उनका तो क्लियर हो गया ना आप वहाँ से, तो फिर आपका वो स्पॉन्सरशिप भी गया और आप तो स्पाउस पे आ गए। अब आपने ये जो स्पाउस वीज़ा लेने के बाद ये जो नई आपने नौकरी शुरू करने लगे हैं ना अपनी बीवी के अंडर या अपने हस्बैंड के अंडर, तो ज़्यादातर तो लोग बीवी के अंडर ही जॉब शुरू करते हैं ना। तो फिर जो आपका ये जो नई नौकरी मिली है ना आपको, ये शायद वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा जॉब से भी ज़्यादा मुश्किल हो। लेकिन यहाँ पे आपको जो है, अगर उनकी आज के ज़माने में 18,600 इनकम है, 18,600, तो फिर आपको वो जो 5 साल की जो वाइफ का स्पॉन्सरशिप है ना, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और अगर उनकी इनकम 18,600 नहीं है तो फिर आप उनके अंडर जब आएंगे स्पाउस वीज़ा में, तो वो वाला स्पॉन्सरशिप तो फिर 10 साल का होगा। तो क्या वो जॉब का स्पॉन्सर के ऊपर उस मालिक की अतायत करना ज़्यादा आसान है या ये बीवी की करना जो है वो ज़्यादा आसान है? ये तो राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने जो भुगत रहे हैं वही उनको पता। और कई तो अपने बीवी तो एडे क तंग होंगे ने, उन्होंने अपना बीवी ਨੂੰ अपनी बीवी के नाल गल करने दिल नहीं कर आता। आप यकीन कीजिए, बाज़ कर कई हमारे क्लाइंट्स होते हैं ना, वो अपनी बीवी उन्होंने जहर लगती होंगी है। फिर मैं कोई गल पूछा ना जी अपना भाईजान ए फलां डॉक्यूमेंट्स दे दिओ, फलां चीज़ दस दिओ, वो कहना जी ए मेरी वाइफ का नंबर डायरैक्ट ही लै लो, हैं डायरैक्ट कॉल कीजिए, आप डायरैक्ट ले लें। मेरा तो ओदा सवेर ਨੂੰ या शाम ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ नहीं करता, तो मैं ਹੁਣ दिन के टाइम ਉਹਨੂੰ कॉल करके एवं मजाक में कह रहा हूँ, कोई सीरियस ना लीजिएगा। सो
एनीवे स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर बिल्कुल आप स्विचिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है अगर आप इस तरह की सिचुएशन पे जाना चाह रहे हैं तो फिलहाल 18,600 है जी रूल, लेकिन अप्रैल के बाद जो है वो 29,000 पाउंड्स जो है वो हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं या स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं और स्पाउस पे जाना चाहते हैं तो एज सुन एज पॉसिबल जो है आप उस पर स्विचिंग कीजिए। मुझसे मिलना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन मेरी कंसल्टेशन फीस पे करने के बाद फेस टू फेस मिलने के लिए या ऑफिस में आने के लिए मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ जी। और ऑब्वियसली जब आप केस दे देते हैं तो फिर हमने जब केस ले लेते हैं तो उसके बाद वो आपकी कंसल्टेशन फ़ीस जो है वो उसमें माइनस हो जाती है। आज भी एक साहब का सुबह मैसेज आया हुआ था, बड़ा ट्रिकी, कई लोग होते हैं ना बड़े अपने आप में चालाक समझते हैं। सो हमारे सामने क्या चालाकी चलेगी। अच्छा, उनका मैसेज था जी कि मुझे तो एडवाइस नहीं बुक करनी, मैं तो जनाब रेडी हूँ केस फाइल करने के लिए, मैंने तो केस देना है। जब केस देना तो फिर वो अगला ड्रामा तो असल में उनका ये होता ना कि जी के ताकि केस की लालच में शायद तो काबू आ जाएगा। बारी साहब काबू नहीं आते भाई साहब आपके जो है। वो फिर हमारी टीम मैसेज करती है, भाईजान आप कंसल्टेशन ले लें, फिर भी कंसल्टेशन की फीस तो पे करनी पड़ेगी, बात कर लीजिए। अगर केस ले लेंगे तो 50 पाउंड जो है वो माइनस हो जाएंगे। अच्छा चलें, बात खाली 1 मिनट की बात करा दें तो डॉक्यूमेंट्स पूछ लेंगे, वो पूछ लेंगे। ये जब हम केस ही दे रहे हैं, अच्छा फिर कई बंदे हो ना आगे से कहे अच्छा जी कितनी फीस है जी इस केस की, एग्जाम्पल आपको दी 1000 जी चार्ज करेंगे। अच्छा देखिए जी आप क्यों लालच कर रहे हैं, 50 पाउंड फ़ोन कंसल्टेशन की बजाय आप 1000 पाउंड की लालच करते हुए क्यों ऐसे कर रहे हैं। आप 1000 पाउंड लीजिए, आप हमारा केस ले लीजिए, 50 पाउंड को दफा करो। ਉਹ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 पाउंड कंसल्टेशन ਦੇ अगर नहीं है तो 1000 पाउंड ਜਿਹੜਾ है वो ਤੁਸੀਂ कितों देना। 1000 पाउंड नहीं आपका चाहिए, वो 50 पाउंड कंसल्टेशन के ही पहले चाहिए जो बाद में हम माइनस कर देंगे। एनीवे दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।